राजकुमार चार। अध्यक्ष जी, आगरा, खेरागढ़, जगनेर, ताजपुर होकर बयाना राजस्थान को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन का सर्वे वर्ष 2024 में पूरा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दें, जिससे आगरा, फतेहपुर सीकरी, धौलपुर, भरतपुर, करौली, हिंडौन क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। वहीं आगरा कैंट फोर्ट से टूंडला होकर इटावा को एक रेलवे लाइन जोड़ती है। मेरी आपसे मांग है कि दिल्ली से भी टूंडला होकर गाड़ियां जाती हैं, कि आगरा से टूंडला की बजाय आगरा, फतेहाबाद, बाहा बटेश्वर होते हुए बटेश्वर होते हुए इटावा को जोड़ते हुए रेलवे लाइन को आगे, इसके लिए भी कुछ ट्रेनें चलाई जाएं। उन ट्रेनों में से जो ट्रेन चल रही हैं, कुछ ट्रेनें हमें दे दें इधर से, जो टूंडला होके जाती हैं इटावा, उनको बटेश्वर होते हुए इटावा के लिए मेरी आपसे मांग है कि सरकार आपके माध्यम से कि सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करे। माननीय श्री बलवंत वानखेड़े जी। बलवंत वानखेड़े जी, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माझ्या मतदारसंघातील मेळघाट येथे आदिवासी बहुसंख्य आदिवासी बांधव राहतात आणि त्या आदिवासी बांधवांचं जे काही दैवत आहे, रेंगा कोरकू असेल, कांद्री बाबा असेल किंवा भूमका बाबा असेल, याच्या पूजनासाठी वन विभाग सातत्यानं मनाई करत आहे। म्हणून मी या निमित्तानं विनंती करतो की वन विभागानं, फॉरेस्ट विभागानं या जे काही त्यांचे दैवत आहे आदिवासींचे, त्या आदिवासींच्या दैवतांना पूजापाठ करू द्यावी, त्यांना मनाई करू नये। हे जल जंगल जमीन हे त्यांची असल्यानंतर सातत्यानं त्यांच्यावर तो अन्याय होत आहे। जर देवतांची पूजा जर करणार येतं मनाई असेल तर हे फार मोठं भयंकर त्यांचं कृत्य आहे। म्हणून मी या आपल्या माध्यमातून विनंती करतो की त्यांना पूजापाठ करण्याची परवानगी द्यावी, ही विनंती। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय श्री दुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बीएसएल बोकारो द्वारा विस्थापितों का जमीन लगभग 31,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बदले वहां के लोगों को 4th ग्रेड का नौकरी का रिजर्वेशन दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, जो तत्काल अभी बीएसएल द्वारा किसी न किसी रूप से बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ के विस्थापितों को 31,000 एकड़ जमीन जो 10 मिलियन टन स्टील प्लांट लगाने के लिए लिया गया था, जबकि अभी वर्तमान में 4 मिलियन टन का प्लांट चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, जो 4 मिलियन टन प्लांट चलाया जा रहा है, जो बाकी ज़मीन हम चाहेंगे कि जो बाकी ज़मीन जो उपयोग में नहीं है कंपनी का, वो या तो विस्थापित को वापस कर दिया जाए, या तो जो 4th ग्रेड का नौकरी जो बीएसएल प्रबंधन को देना चाहिए वहाँ के विस्थापितों को, उसे चालू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, 2-3 पॉइंट अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ के विस्थापित जब अप्रेंटिस करवा के लगभग 12,000 युवाओं को रोजगार से दूर रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, जो 12,000 युवाओं को अप्रेंटिस करवा के दूर रखा गया, उसे नौकरी दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। धन्यवाद सभापति जी। मैं देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जारी किए जा रहे 1 सेकंड, आप 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जब वहाँ के विस्थापित अपना रोजगार या नौकरी मांगने का, मुआवजा मांगने के, अध्यक्ष महोदय, जब आंदोलन हुआ, भी एक प्रेम महतो नाम का आदमी को सीएसएफ द्वारा मार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जो अपने मुआवजा मांगने के लिए गया था, अपना नौकरी मांगने गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, वैसे जो हत्या की गई है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो विस्थापितों को जमीन लिया। अध्यक्ष महोदय,
मैं देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जारी किए जा रहे प्रमाण पत्रों के संबंध में एक गंभीर विषय सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। वर्ष 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन विभिन्न राज्यों में शिकायतें सामने आ रही। कई स्थानों पर नियमों को दरकिनार कर फर्जी या अपात्र व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे वास्तविक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का हक मारा जा रहा है और आरक्षण व्यवस्था की पारदर्शिता प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि पूरे देश में जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की व्यापक जांच और सत्यापन कराए, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका लाभ वास्तव में पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे तथा वर्ष 2019 में सर डिमांड है सर 10 सेकंड में तथा वर्ष 2019 से अब तक पूरे देश में कुल कितने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए गए, इसका राज्यवार विवरण भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सरकार भी ये स्पष्ट करे कि अब तक ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर देश में कितने लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसर प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद सभापति। जय भीम जय भारत। हमदुल्ला सैयद जी, माननीय श्री अभय सिन्हा जी, अभय सिन्हा जी। जी धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से बिहार और देश के करोड़ों गरीब ठेला वाले, खोमचा वाले, फेरी वाले, फुटपाटी दुकानदारों, अन्य गरीब परिवारों के निवेश के साथ सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ के ठगी का गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं महोदय। सहारा इंडिया हो, पियरलेस ग्रुप, शारदा ग्रुप, रोज वैली ग्रुप, स्पीक एशिया, चिटफंड पूंजी घोटाले कर इन सभी कंपनियों ने गरीब मेहनत कश लोगों का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया हड़प लिया है महोदय। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने सीबी सहारा में जो पैसा पड़ा हुआ है 25-30 हजार करोड़, 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ कि आप इसे बांट दें, उसके बाद पुनः मैं और पैसा दूंगा। कम से कम वो 25-30 हजार करोड़ जो सेबी सहारा में पड़ा हुआ है गरीब निवेशकों को लौटा दिया जाए। और मैं मांग करना चाहता हूं महोदय, देश और बिहार के गरीब निवेशकों का डेटा जारी हो, निवेशकों का पैसा इन कंपनियों से गारंटी के साथ सरकार कब तक लौटाएगी, समय सीमा तय करे और निवेशकों का पैसा वापसी के लिए सरकार संसदीय निगरानी कमेटी बनाए। कमलेश जागड़े जी। इनके साथ ही डाल देते हैं। मैंने मैडम आ जाएगा, माइक आ जाएगा, आप बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र इकडला माईक चालू झालाय अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4 जिले आते हैं। इसमें से एक नया जिला शक्ति बनाया गया है। इस नए जिले में शक्ति में रहने वाले अधिकांश लोग आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा वर्ग विधित का जिला है। इस जिले के साथ साथ अन्य जिले बलौदाबाजार, भाटापारा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में भी कोई पासपोर्ट कार्यालय न होने के कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से लोगों को इस लंबी यात्रा, यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबी यात्रा करना पड़ता है, रायपुर या जांजगीर जाके अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। उक्त जिले के होने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा के अंतर्गत नए जिला शक्ति में डाकघर का स्थायी एक पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना। माननीय श्री रॉबर्ट ब्रोस जी। Sir, in my constituency, thousands of BD workers are there. Many of the factories were closed down. But the government of India is giving only 800 rupees as pension per month, sir. I honestly request the government to increase the pension at least to 6,000 rupees, sir. Same way, sir, the non-pensional ex-servicemen above 65 years to implement the plenary government scheme by relaxing the eligibility criteria and to include non-pensioners ex-servicemen in ex-servicemen contributory health scheme and to give pro rata pension, sir. Thank you so much, sir. Thank you. धैर्यशील महोदय पाटील जी। महोदय, माझ्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये व माढा लोकसभा मतदारसंघामध्ये भीषण पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे। सरकार JJMची कामे कधी पूर्ण करणार आहे आणि टंचाईग्रस्त गावांसाठी मुक्त करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करणार आहे आणि जलसंवर्धन व भूजल पुनर्भरणासाठी विशेष पॅकेज काही देणार आहे का, हे आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विचारू इच्छितो। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय श्री तारिक अनवर जी।
आदित्य भाई तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य सेवाओं की ज़मीनी स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। बिहार के कटिहार सहित सीमांचल क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार आयुष्मान भारत योजना पर निर्भर है, किंतु वास्तविकता यह है कि कई गंभीर बीमारियों का समुचित उपचार अभी भी इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कटिहार मेडिकल कॉलेज जो एक निजी संस्थान है, वहां आसपास के कई जिलों में मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसके बावजूद हृदय, नीरो और किडनी के से संबंधित कई गंभीर उपचारों को आयुष्मान योजना के तहत पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप मरीजों को या तो महंगे निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है या फिर इलाज अधूरा छोड़ना पड़ता है। इसके साथ ही जिले से प्राथमिक स्वास्थ्य पीएचसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत प्रभावित हो रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में भी सभी प्रमुख गंभीर बीमारियों और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को शामिल करने हेतु कोई स्पष्ट एवं व्यापक नीति बनाने जा रही है। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत नेपाल की सीमा पे जो बुद्धिस्ट सर्किट है और नेपाल के कारण भारत में जिस तरह से हर साल बाढ़ आती है, तो 1902 में ब्रिटिशर्स ने 10 जलाशय बनाए थे और वो 10 ऐतिहासिक जलाशय की जो क्षमता है वो कम से कम मझौली है, सिसवा है, मर्थी है और 30 लाख घन फुट से अधिक उसका रिजर्वायर है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, मेरी मांग है कि आज वहां पे 13.5 लाख विदेशी पर्यटक बुद्धिस्ट आए हैं, तो इसको इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाए, जिससे इको टूरिज्म के हब के रूप में हो। वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे हो सकता है, जिससे भारत नेपाल के दोनों और बुद्धिस्ट सर्किट के जो पर्यटक आएंगे पर्यावरण के लिए होगा, वुडन जोन के लिए होगा और स्थानीय उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कारण होगा। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ये 10 ऐतिहासिक जलाशय ब्रिटिश काल से थे, इसको इको टूरिज्म केंद्र के रूप में डेवलप किया जाए। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 31 मार्च 2025 को स्मार्ट सिटी स्कीम की अवधि खत्म हो गई। चंडीगढ़ में 125 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी स्कीम में बचे थे, जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जमा कर दिए गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो पैसा आईएफबीसी बैंक में जमा कर दिया और बैंक से वो पैसा गायब हो गया। 125 करोड़ रुपया गबन कर लिया गया। मेरी सरकार से मांग ये है कि आरबीआई को निर्देश देने चाहिए कि सरकार का पैसा एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जमा हो, 125 करोड़ रुपया वो गायब हो जाए। आज तक उसका कोई पता नहीं है। ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री एसपी सिंह पटेल जी, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो देश एवं विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रावधान अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर लागू किया गया, जो पूर्णतः उचित भी है, किंतु समस्या उन शिक्षकों के संदर्भ में उत्पन्न हुई है जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व विधिवत चयन प्रक्रिया एवं उस समय की निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त हुए थे और वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उस समय टीईटी जैसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। आप अपनी मांग रखिएगा, अतः उन्हें इस शर्त के अधीन न्याय करना न्यायसंगत नहीं है। मांग रखिएगा प्लीज। मैं मांग रखता हूँ सर। इससे लाखों शिक्षकों जिन्होंने 10 से 20-30 वर्षों से शिक्षण कार्य किया है, वह असमंजस और मानसिक तनाव की स्थिति में है। अतः आज उनसे पुनः इसी परीक्षा की अनिवार्यता रखी जाती है, तो वो जो उसके समय नियुक्त के समय अस्तित्व में ही नहीं थी। बस खत्म हो गया सर। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर संवेदनशीलता से विचार करें और उनको टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। श्रेयस पटेल जी। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಬೆಳೆಹಾನಿ, ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಂಬಂಧಂತಹ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದನ ಗಮನ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಂಗಾರಿನ ಬರುವಂತಹ ಜೂನ್ಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು ತೆಂಗು ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರಷ್ಟು ತೆಂಗು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೋಳ, ಕಳೆದ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಜೋಳ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 1.1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಜೋಳ ಬೆಳೆದು ಸುಮಾರು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿದ ಕಾರಣ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರನ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರಾಜಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಇದಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. हाँ, चलो शुरू करिए। निशाद जी बोलिएगा, आप शुरू कीजिए। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर में स्थापित सहकारी शुगर मिल आज पूरी तरह से जर्जर और निष्क्रिय है। यह मिल कभी किसानों के आर्थिक ऋण हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी दुर्दशा के कारण गन्ना उत्पादन का किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने से वंचित है। श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का समस्या है और स्थानीय व्यवस्था पर गहरा संकट छाया हुआ है। माननीय महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मिल को चालू कराया जाए। और एक दूसरी गंभीर घटना है हमारे गोरखपुर जनपद की। वहाँ आप अपनी मांग रखिएगा प्लीज। राजकुमार चौहान जो बरगदमा के निवासी थे, थाना चिलुआ ताल के निवासी थे, इनकी निर्मम हत्या हो गई और मुलजिमानों को बचाया जाता है। परिवार के लोगों के अंदर भय है। सीबीआई की जांच। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मेरे क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाने का अनुमति दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे उज्जैन में बाबा महाकाल जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बाबा महाकाल का, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख दर्शनार्थी तीर्थयात्री आते हैं और साल भर में लगभग 8 करोड़ दर्शनार्थी तीर्थयात्री आ रहे हैं। वहाँ पे पहले ये सिमी उज्जैन सिमी का गढ़ हुआ करता था। अभी पीएफआई के वहाँ पे कुछ लोग भी पकड़ाए हैं और खतरनाक उत्तर प्रदेश के अपराधी भी वहाँ पे महाकाल परिसर में पकड़ाए हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ पे CISF या सेंट्रल रिजर्व फोर्स की तैनाती करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2028 में सिंहस्तारा और करोड़ों तीर्थयात्री दर्शनार्थी वहां आने वाले हैं। उन सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और चूंकि बाबा महाकाल विश्व प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान है, इनको ध्यान में रखते हुए वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।
Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity. I would like to raise a very important and sensitive issue pertaining to Lakshadweep, my constituency, which is a scheduled tribe area under Schedule 5 of the Constitution for its social, geographic and economic backwardness. Sir, I would like to bring your attention to this House that an order was issued by Lakshadweep administration dated 17th February 2026 allowing liquor in all the government guest houses. Sir, I would like to draw your attention that liquor license issued on 17th February 2026 to all government guest houses in Lakshadweep is in contravention and violation of Article 47 of the Constitution, which directs the states under Directive Principles of State Policy and UT Policy towards prohibition of intoxicating drinks injurious to public health. Sir, in a scheduled tribe-dominated society like Lakshadweep, even in a limited supply of liquor in government guest houses may gradually normalize alcohol consumption and disturb the delicate social fabric. My concern is, sir, that Lakshadweep is globally admired tourist destination because of its pristine lagoons and beaches and sandy beaches, and because of its social environment and peacefulness. And to issue such an order would directly affect its natural beauty, the unique culture, and Lakshadweep is not famous for tourism because of its liquor. So I would request and urge the government, sir, that it's important that we maintain our social harmony. It's important that we do not promote intoxicants, which is injurious to public health. Sir, in government guest houses, if you allow, I would request, sir, in Parliament also you allow a liquor shop. You allow so that members of Parliament can have in the Harinder Singh canteen. Malik ji. So I urge the government of India, sir, through you, sir, and the Ministry of Home. मैं पूरे उत्तर भारत में फैल रहे ड्रग माफिया जाल के संबंध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूं। आज पूरे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रग सप्लाई होते हैं। जितने विद्या के मंदिर हैं, यूनिवर्सिटीज हो या कॉलेजेज हो, सब में ड्रग माफियाओं का जाल है। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा है और देहरादून में अभी इसी जाल के उसमें हमारे गांव का एक लड़का जिसका नाम दिव्यांशु सठराड़ा था, उसका ड्रग माफियाओं ने चैलेंज करके ये कह करके कि तू ये देखेंगे और मारेंगे, पीट करके सरेआम उसको मार दिया। प्रशासन बिल्कुल पुंगा माफियाओं के सामने, पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से ड्रग माफिया बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे, बच्चों को बिगाड़ रहे। आपके बराबर में सोनीपत में देख लीजिए, शाम को चले जाइए, हर जगह ड्रग माफियाओं का जाल है। जो छात्र बोलता है उसका कत्ल कर दिया जाता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को और उत्तराखंड को इनसे बचाने के निर्देश दें। माननीय श्री विनोद कुमार बिंद जी। अब एक ही हमारी एक महत्वपूर्ण मांग सामाजिक न्याय की। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग है। अध्यक्ष महोदय, बिंद, निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, धीमर, प्रजापति, राजभर, विश्वकर्मा इत्यादि 17 अति पिछड़ी जातियों के सम्मान, अधिकार और उसके भविष्य से जुड़ा है। ये केवल नाम ही नहीं अध्यक्ष महोदय, ये भारत की आत्मा और श्रम, संस्कृति और हमारे परंपरा का जीवित प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न है कि एक ही समाज, एक ही जीवन शैली, एक ही संघर्ष, फिर अधिकार अलग अलग क्यों? ये सभी जातियां कई प्रदेशों में अनुसूचित जाति में हैं, यहाँ तक कि इस दिल्ली में भी अनुसूचित जाति में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में ओबीसी में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे, एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो हम लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अध्यक्ष महोदय, इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इसके लिए एक विशेष आरक्षण और समाज और योजनाओं का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद महोदय। माननीय डॉक्टर काव्या, माननीय श्रीमती मंजू शर्मा। मंजू शर्मा। सर, माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि अभी तक बहुत समय के बाद 1950 से लेकर 1926 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या 11 मात्र हुई है अभी तक।
तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जबकि प्रत्येक न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता महिलाओं की कमी नहीं है, जहाँ से महिलाओं का उच्चतम न्यायालयों में चयन होता है, मैं न्यायालयों में महिलाओं की जजों की संख्या बढ़ाई जाए, इसकी मैं सरकार से मांग करती हूँ। आपके माध्यम से आज भी 15% ही सिर्फ जो जजेज हैं उनमें 15% महिलाओं की नियुक्ति महिला जजों की है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को हर एक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो आज सभी महिलाओं की आशा भी है, उनसे पूर्ण विश्वास ही है कि इस 15% संख्या को बढ़ा करके और 30% कम से कम महिला जजों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की जाए, ये मैं मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नागेश जी। అధ్యక్ష, నా తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాను అధ్యక్ష. మా జిల్లాలో ఫారెస్ట్ ఏరియా చాలా ఉన్నది. R&B కావచ్చు, పంచాయతీరాజ్ కావచ్చు, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి రోడ్స్ టెండర్ అయిపోయి పనిచేసే సందర్భంలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్స్ లేవని చెప్పేసి చాలా చోట్ల ఆపేస్తూ ఉన్నారు. కొన్నేమో స్టేట్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ అక్కడ పెండింగ్ ఉన్నాయి, కొన్ని జిల్లా లెవెల్లో కొన్ని క్లియర్ అయినా స్టేట్ లెవెల్లో పెండింగ్ కావడం, తర్వాతనేమో స్టేట్ నుంచి కొన్ని కేంద్రానికి కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వాటన్నిటిని కూడా తొందరలోనే పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసి ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ రోడ్ల యొక్క పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా మరొక్కసారి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్న అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. माननीय श्री मेहता అన్న నీకు 6th సెమ్ పని చేస్తున్నాను. The historic 1946 Royal Indian Navy uprising, which began on February 18th at HMIS Talwar in Mumbai and swiftly spread across the country, involving nearly 20,000 naval ratings, 78 ships, and multiple shore establishments. What makes this episode especially unique is that there was an extraordinary display of communal harmony. At a time of rising communal tensions, workers, students, and citizens across communities stood together in solidarity, turning Mumbai into a symbol of collective resistance and shared purpose. Despite its scale and importance in India's freedom struggle, this uprising remains largely absent from our national memory. Therefore, I urge the Union government to establish a national naval uprising memorial in Delhi on the lines of the memorial in Kolaba, Mumbai, to honor the courage of these naval ratings, to commemorate the inspiring moment of unity. Thank you, sir. माननीय श्री मलविंदर सिंह काक जी। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरी लोक सभा च सर बंगा तो आनंदपुर साहब एक ऐसी रोड है जिथे हर साल ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਗਾ ਟੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2016 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਗਾ ਟੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। माननीय श्री शंकर लाल बानी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इंदौर का एक महत्वपूर्ण रोड जो बाईपास से आगरे बॉम्बे बाईपास जो कि नेशनल हाईवे 27 वर्ष से पूर्व बना था, जिसमें कि शहर के आसपास के जो अंडरपास है उसकी चौड़ाई कम है,
अप्रोच रोड की चौड़ाई तो 100 फीट है, लेकिन अंडरपास की चौड़ाई लगभग 30 फीट है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि वहाँ बार बार जाम लगता है, दोनों तरफ कॉलोनियाँ बस गई है, शहर बस गया है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ जितने भी अंडरपास है, चाहे बिचौली हो, नेपानिया हो, पत्थर मुंडला हो, जलारिया हो, जितने भी अंडरपास है उसके स्थान पर केंद्र सरकार नेशनल हाईवे फ्लाईओवर बनाए, ये मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर के काव्या जी। Start speaking. Please start speaking. As a mother of 2 children under 16 years of age, I request the central government to ban social media throughout the country because of the rising rates of anxiety, all the mental health issues like anxiety, depression, body image concerns, and there is also lack of family relationships, insight and societal knowledge to these growing children because their minds are occupied by all these social media apps and they are guided in a wrong way, sir. And I request, because already in few states this ban has been implemented, so kindly the central government should look into this matter as other MPs have also suggested the same thing. I request, as there is also a problem of human trafficking happening in these cases and also a problem of self-isolation, brain fog and many more things that are happening to the children, sir. We need to ban the social media for these 16 years of age children so that we can save our future generations for a better India, sir. Thank you so much, sir. माननीय श्री राहुल कासवा जी। राहुल कासवा जी। धन्यवाद सर। सर, मैं देश के बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स का है उसके बारे में बोलना चाहता हूं। सर, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ से ऊपर ट्रक ड्राइवर्स हैं सर, और देश के अंदर आज इनकी शॉर्टफॉल 50% से ऊपर की है। आज भी हिंदुस्तान की जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है 14% से ऊपर चलती है सर, क्योंकि ट्रक्स के ऊपर ड्राइवर्स मिलते नहीं। सर, ये एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है सर जिसके अंदर आज भी कोई भी पिता अपने बच्चों को किसी भी ट्रक का ड्राइवर बनाना पसंद नहीं करता सर। पर हालात इस चीज़ की इसलिए नहीं रुकती सर। इंपॉर्टेंट बात इस बात की है कि सर इस व्यवसाय में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो जीवन यापन है सर, उनका जो हाईवे पे मूवमेंट है, उनकी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उनके जो टॉर्चर होता है सर, आए दिन की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के कारण इनकी जो लाइफ की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मरती है सर। मैं सर हाल ही में हमारे सर चोरू के अंदर रंजीत नाम का एक व्यक्ति कोला सर में हाईवे की ट्रक की जांच के चक्कर में सर मोटरसाइकिल से गिरा, उसकी डेथ हो गई। आए दिन सर पुलिस अधिकारियों के द्वारा या परिवहन अधिकारियों के द्वारा इन ट्रक ड्राइवर्स को, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के सर जो हमारे एरिया है नॉर्थ इंडिया का, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। मेरा आपसे सर अनुरोध है और आपके मार्फत सरकार से अनुरोध है कि सर डेडिकेटेड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए नेशनल हाईवेज के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की हाईवेज के ऊपर, जो एक स्पेसिफिक एरिया हो जहीं पे ट्रक्स की चेकिंग हो। सर, हम फास्ट टैग के जमाने में जी रहे हैं, हर दिन हर बार हाईवे के ऊपर ट्रक्स को रोका जाता है और सर टोल टैक्स के ऊपर ओनली टोल टैक्स पे के ऊपर ही व्हीकल्स को चेक करने का काम किया जाए ताकि कैमरा की विजिलेंस मिल सके और इन ट्रक ड्राइवर्स की उनको रिस्पेक्ट मिल सके सर। धन्यवाद। श्री अरुण गोविल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र मेरठ से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2014 के आसपास भारतीय रेलवे नेटवर्क पर लगभग 30,000 से अधिक लेवल क्रॉसिंग थी। पिछले वर्षों में उनकी जगह रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। इसके बावजूद मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरठ में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अभी भी रेलवे लेवल क्रॉसिंग के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहला हापुड़ रोड और दिल्ली रोड के बीच स्थित बिजली बम्बा रेलवे लेवल क्रॉसिंग, जहां से प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग गुजरते हैं। दूसरा NH 58 से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग, जहां से लगभग कई हज़ार लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इसके अतिरिक्त खरकौदा से मोहिउद्दीनपुर मार्ग पर बनाया जा रहा अंडरपास अभी अधूरा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को अभी भी रेलवे लेवल क्रॉसिंग का उपयोग करना पड़ रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है इस विषय पर मंत्री जी सकारात्मक विचार करेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री जियाउर रहमान जी। माननीय सभापति जी, मैं अपने संबल लोकसभा क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर संबल के में केंद्रीय विद्यालय की बहुत आवश्यकता है। मेरे युवाओं का भविष्य अंधकार में है और लगातार प्रयास में कर रहा हूं। सरकार से मांग करता हूं कि वहां पे केंद्रीय विद्यालय खोला जाए और संभल के साथ साथ
मेरे संबल लोकसभा क्षेत्र के कुंदरकी विधानसभा के अंदर एक नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मेरी मांग है कि इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। उसके साथ साथ माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, हमारे राइट टू एजुकेशन, ये हमारा अधिकार है शिक्षा का, लेकिन अफसोस है कि शिक्षा स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी मिलती है। लेकिन जिस तरह से हमारे संभल, पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार मदरसों को टारगेट करके, चिन्हित कर करके जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मेरी मांग है हमारे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के उसके अधिकारों का ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए और जो अधिकारी अपनी उसका उल्लंघन कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में मेरी पुरजोर मांग है कि मदरसों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए और मेरे संभल लोकसभा क्षेत्र में संभल के अंदर केंद्रीय विद्यालय और कुंदरकी के अंदर एक नवोदय विद्यालय खुलने की बहुत आवश्यकता है। सरकार इस पे अपनी मेरी मांग को श्रीमती कबूल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ગેનીબેન ઠાકુર जी। અધ્યક્ષ મહોદય, આપના માધ્યમથી સરકાર અને દેશના નાણામંત્રીનું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે સમગ્ર દેશના અને ગુજરાતના કરોડો લોકોએ પ્લસ અને સહારા કંપનીમાં એક બચત માટે કરીને એમણે રોકાણ કરેલું હતું। આ તમામ લોકોના રોકાણ પછી મુદત પૂરી થઈ હોવા છતાં પણ એમને પોતાના નાણાં મળ્યા નથી। સુપ્રીમ કોર્ટની નિગરાની પછી, સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પછી દેશના નાણામંત્રીએ આ ગૃહની અંદર ખાતરી આપી હતી કે જે લોકોએ સહારા અને પ્લસ કંપનીમાં રોકાણ કર્યું છે તેમને તેમના નાણાં પરત આપવામાં આવશે, પણ આજ સુધી આ રોકાણકારોને એમના પૈસા પરત મળેલા નથી। તો હું આપના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરું છું કે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોએ આ બચત માટે કરીને એમના પૈસા એક પરસેવાની કમાણી એમને બચત માટે રોકાણ કરેલી હતી, એમને તેમના પૈસા પરત મળે એવી હું આપના માધ્યમથી દેશના નાણામંત્રીને વિનંતી કરું છું। माननीय श्रीमती कृति देवी देवबर्मन जी। Honorable Speaker, sir, I rise today the attention of this august House in a matter of great importance for my constituency, Tripura East, and the entire state of Tripura, the need to develop state-of-the-art sports infrastructure for our talented athletes. Sir, our youth, especially the indigenous tribal youth, have immense talent and passion for sports. However, due to lack of proper training facilities, coaching, and infrastructure, this potential remains untapped. While government intentions are ongoing, Tripura has yet to see significant improvement on the ground. Compared to other states of the northeastern region, we are far behind, and this gap needs to be addressed urgently. Sports like football, gymnastics, shooting, and archery are widely played, but talent needs to be structured, grooming, and exposure. I urge the sports minister to provide an additional grant for developing modern, inclusive sports infrastructure in Tripura East Parliamentary Constituency and to organize tier-wise tournaments from grassroots to higher level. This will surely help identify and nurture across all sections and enable our athletes to compete at national and international levels. Thank you, sir. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के भिठौरा क्षेत्र में ऐतिहासिक गंगा घाटों की एक अत्यंत गंभीर समस्या पर आकर्षित करना चाहता हूं। भिठौरा क्षेत्र के पक्का घाट, बलखंडी घाट, ओम घाट और आदमपुर घाट लंबे समय से आस्था और परंपरा के केंद्र रहे हैं। कभी इन घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहती थी और यहाँ स्नान, पूजा अर्चना तथा गंगा आरती का वातावरण बना रहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मां गंगा की धारा इन घाटों से दूर चली गई है, जिससे यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि गंगा क्षेत्र में हो रहे अनियमित और अवैधानिक बालू खनन के कारण नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित है। इसी कारण गंगा की मुख्य धारा घाटों से लगभग 700 मीटर दूर ओम घाट और के आसपास अन्य घाटों पर गंगा का जल नहीं पहुंच पा रहा। स्थिति ये हो गई है कि पौराणिक धार्मिक पर्वों पर इन घाटों पर स्नान करना भी दुश्वार हो गया है। महोदय, फतेहपुर जिले में गंगा लगभग 70 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इसके साथ हाजीपुर गंग का स्नान घाट भी पूरी तरह से रेत में ढक गया, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है।
महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल मेरे जिले की ही नहीं बल्कि ये एक गंभीर पर्यावरणीय और नदी प्रबंधन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में गंगा के किनारे बसे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे क्षेत्र में अवैधानिक खनन व प्रभावी रोक लगाई जाए तथा गंगा की धारा में आए परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए तथा तट संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भी इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि गंगा की अविरल धारा पुनः ऐतिहासिक घाटों तक पहुंच सके और श्रद्धालुओं की आस्था तथा पर्यावरण दोनों की रक्षा। ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, आपने जीरो आवर च बोलने का मौका दिता। मैं आप जी का ध्यान बहुत ही ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ और यदी बहुत लंबा प्रोसैस है। जो पता लगता उदों बंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों के घर बार भी विक जाते हैं। मेरी सरकार तो दरखास्त है कि जिन्होंने कारणों करके कैंसर बढ़ रही है, खास करके शहरों के जोड़े गंदे नाले ने उन्हों का प्रबंध करना चाहिए। तुंगटाप ड्रेन है अमृतसर के जिमें उस तरीके पैसटीसाइड राही भी कैंसर बढ़ रही है। धरती हेठ पानी के यूरेनियम आ गया। ये सरकारों का मुख्य फर्ज बनता है कि साफ सुथरे पानी का प्रबंध करना। जिथे सरकार कैंसर तो छुटकारा पाने लिए प्रबंध करे, मैं बेनती करनी चाहना कि प्रधानमंत्री राहत कोष तो घट्टो घट राशि 10 लाख रुपये का इलाज फ्री होना चाहिए कैंसर के मरीज का। धन्यवाद जी। वसंत जी, विजय वसंत जी। थैंक यू स्पीकर सर। प्लीज स्पीक ऑन, इट विल कम, इट विल कम। आप बोलिए। Speaker sir, the situation of Indian fishermen stranded in Iran is alarming. Over 1,000 fishermen from Kanyakumari are in panic. I urge the government to take immediate action to relocate to safest places and speedy evacuation. The government must ensure their safety, provide food and medical assistance, and arrange for their earliest return to India. I demand that the government take diplomatic measures to evacuate them on a war footing. The people of Kanyakumari and their families are anxious and worried. I request the government to provide a comprehensive plan for the rescue and repatriation at the earliest. Thank you, sir. माननीय श्रीमती लवली आनंद जी। चलिए, धन्यवाद महोदय, सभापति महोदय। आज मैं अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। हमारे क्षेत्र का है, बहुत महत्वपूर्ण मामला। आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हम यहाँ शिवहर लोकसभा, जहाँ से मैं आती हूँ, वैसे तो पूरे बिहार में बेमौसम बारिश हुआ है। 12 मार्च से लगातार बारिश हुई है। आंधी तूफान भी साथ साथ चलते रहा, ओलावृष्टि हो रही थी और इसके कारण बिहार के किसान बर्बाद हो गए। खास करके हमारे शिवहर में फसल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि बिहार के खरीफ मौसम का जो फसल था वो बाढ़ के चपेट रहने से किसानों की क्षति होती रही, तो रबी के फसल पर किसानों का भरोसा बढ़ा। और इस फसल जो है, अभी खेत में गेहूं था पड़ा हुआ पूरा, मतलब धान गेहूं फसल जितना जो है, दलहन फसल, ये तमाम चीज़ का बहुत नुकसान हुआ। इसमें शिवहर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, मतलब मैक्सिमम जिले इसके चपेट में है। कहीं पर मकई का फसल पूरी तरह नष्ट हुआ, गेहूं के फसल तो बर्बाद हो ही गया। तो लीची आम के जो मंजर है उस पर भी ओलावृष्टि का बहुत ही कुप्रभाव पड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि ये मौसम जो है, इससे जो बहुत सारे किसानों का जो अपने खेत को देख करके हार्ट अटैक तक आ गया, तो क्षतिपूर्ति किया जाए किसान के प्रति। माननीय कृषि मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा अनुदान दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी आपले महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष केंद्रित करत आहे। आजही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील
गरीब कॅन्सर रुग्णांना केमोथेरपीसाठी मुंबई पुण्याच्या दारात हेलपाटे मारावे लागत आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी आणि लाजिरवाणी बाब आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना उपचारासाठी शेती, दागिने आणि मालमत्ता विकावी लागत असेल तर ही केवळ आरोग्य यंत्रणेची नाही तर सरकारच्या संवेदनशीलतेची कसोटी आहे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात डे केअर कॅन्सर सेंटर सुरू करण्याची घोषणा केली, पण घोषणापुरते मर्यादित न राहता अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य कर्करोग उपचार केंद्र आणि प्रत्येक तालुक्यात उपकेंद्र तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे. आयुष्यमान भारतची 5 लाखाची मर्यादा कर्करोगासारख्या दीर्घ उपचारासाठी अत्यंत अपुरी आहे. गरीब माणसाला उपचारासाठी जमीन विकावी लागत असेल तर ही योजना कागदावरची मदत ठरते. त्यामुळे ही मर्यादा तातडीने वाढवून स्वतंत्र कर्करोग सहाय्यता निधी निर्माण करावा. गरिबांचा जीव घोषणावर नाही तर वेळेवर उपचारावर वाचतो, म्हणून सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा ही माझी ठाम मागणी आहे. धन्यवाद. संतोष पांडे जी, माननीय श्री संतोष पांडे जी, माननीय श्री विजय कुमार वसंत जी, माननीय श्री दामोदर अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भीलवाड़ा स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करने के लिए आग्रह करना चाहता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी विमान सेवा शुरू करने की योजना को सरकार द्वारा उड़ान दस्तावेज में असेवित हवाई पट्टियों की सूची में सूचीबद्ध कर रखा है। क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करने के लिए 5 चरण पूरे होने तक RCS उड़ानों के परिचालन के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग किसी भी एयरलाइंस को अवार्ड नहीं किया गया है, जबकि 2019 में उड़ान 4 के दौरान हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर विमान सेवा के लिए विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों द्वारा बोलियां प्राप्त हुई, लेकिन कोविड-19 के कारण उनको अवार्ड नहीं किया जा सका। भीलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्र नगरी एवं माइनिंग के लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और भारी संख्या में व्यापारी उद्योगपतियों का आवागमन रहता है। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर सेवा उपलब्ध न होने के कारण या तो 135 किलोमीटर उदयपुर या 250 किलोमीटर मेरी आपके माध्यम से मांग है कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए नियमित सेवा प्रारंभ करने की जाए। माननीय श्री धैर्यशील माणे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। सर, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं वो कोल्हापुर जिला है और कोल्हापुर जिले में जंगली इलाका भी लग के है। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उससे चांदोली अभयारण्य लग के है और बहुत सारे जंगली जानवर आज मानवीय बस्ती जहाँ पे है वहाँ पे विस्तार कर रहे हैं। उनका इतना बड़े पैमाने पे बढ़ना, तेंदुओं की तादाद इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गई है कि नागरिक बस्ती में रहना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों की जान मुश्किल में आ गई है और छोटे बच्चों पे होने वाले हल्लों से जनजीवन पूरी तरह व्यतीत हो गया है। इसको नियंत्रित रहने के लिए सरकार कोई प्रावधान करे जिसके माध्यम से लोग बचे रहे, बच्चे बचे रहे। माताओं का आक्रोश आप तक पहुंचाने का काम मैं इस माध्यम से कर रहा हूं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है सर उसके लिए, लेकिन ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पार्थी जी। यस मैडम, प्लीज अब बोलिएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र सिवनी जिले की शिक्षा आवश्यकताओं पर एक सदन में विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सिवनी का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरे आदिवासी अंचल का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान है। 1962 में यह महाविद्यालय सिवनी के हजारों विद्यार्थियों को विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा का मुख्य आधार रहा है। यहाँ लगभग 8000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें हमारी अधिकांश बेटियां हैं। सिवनी के इस महाविद्यालय को स्वायत्ताशी दर्जा मिले, जिससे शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे विद्यार्थियों को कम शुल्क में आधुनिक व रोजगारमुखी पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।
समय पर परीक्षा परिणाम मिलेंगे और उच्च शिक्षा तथा रोजगार को अवसर बढ़ेंगे। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि सिवनी महाविद्यालय को स्वायत्ताशी दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे रूसा, पीएम ऊषा, विश्व बैंक जैसी योजनाओं से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सके और सिवनी के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सुलभ शिक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज बिहार में गंडक नदी जो नेपाल की पहाड़ियों से होकर गोपालगंज से गुजरती है, प्रत्येक वर्ष राज्य के बड़े हिस्से एवं गोपालगंज में नदियों के उफान के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जन धन की हानि होती है, फसलों और बुनियादी ढांचों का नुकसान पहुंचता है और हजारों परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए जिले में तटबंध जल निकासी प्रणाली तथा नदी प्रबंधन परियोजनाओं की स्थिति का आकलन और पुनर्वास उपाय, मुआवजा तंत्र तथा दीर्घकालिक संबंधी रणनीतियों पर ध्यान दिया जाए। और साथ ही चूंकि ये नेपाल से पानी आता है, इसलिए महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि नेपाल के साथ मिलकर एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। Honorable Chairman sir, thank you for giving me this opportunity to raise this question in 0 hour. Sir, I used to draw the attention of this August House to the urgent need for establishing a CGSS wellness center in Baleshwar, Odisha. Baleshwar is a strategically important coastal district and home to several major central government institutions such as the DRDO's Integrated Test Range, Kendriya Vidyalayas, Income Tax Department, GST offices, the Indian Meteorological Department and Central Water Commission, among others. Despite hosting these significant national establishments, many central government employees and their families in the region remain deprived of the healthcare benefits under the central government healthcare scheme. In the absence of a CGS wellness center in Baleshwar, beneficiaries are compelled to travel nearly 220 kilometers either to Bhubaneswar or to Kolkata to avail even primary CGS healthcare services. Further, Baleshwar is a climate vulnerable coastal zone frequently facing cyclones and extreme weather conditions. Such events cause disruption in healthcare access and increase public health risks such as waterborne and vector-borne diseases. Lack of a local CGS facility during emergencies severely impacts the well-being and readiness of personnel serving crucial national security and administrative functions in the region. Sir, please place your demand. The Honorable Union. Sir, please place your demand. Anu Pradhan ji. Wellness center in Baleshwar at the earliest, as it will provide timely medical access, eliminate the need for long distance travel, and improve the operational efficiency of central government personnel and their families serving in this strategically important coastal region. Namaskar. माननीय सभापति जी, आपने मुझे लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने समस्त समाज वाल्मीकि समाज की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जो एयरपोर्ट का नाम देने का काम किया, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि ईश्वर किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ ऐसा ना करे कि सफाई के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 से पूर्व जब किसी सफाई अपनी मांग रखिएगा प्लीज। हाल ही में अभी 2 दिन पहले न्यू सीमापुरी क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम राहुल मांग ही रख रहा हूं मैं सीधे, सफाई कर्मचारी, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। सफाई के दौरान उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि सीवर सफाई के लिए पूरी तरह मशीनों का उपयोग किया जाए और साथ ही साथ सभी सफाई कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, सभी सफाई कर्मियों को ट्रेनिंग सुनिश्चित की जाए और मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for the opportunity, sir. Sir, this demand is to include the Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act 2022 in the 9th schedule of the Constitution, sir. So to this end, I request interministerial coordination between
Ministry of Home Affairs and the Ministry of Social Justice and Empowerment to ensure timely processing and resolution of the matter, sir. Sir, why it is to be done is for the central government. Please place your demand. Sir, the demand is for the inclusion of Karnataka SC/ST Act 2022 in the 9th schedule of the Constitution of India, sir. Sir, the request is the central government is providing reservation at 15% to the scheduled caste and 7.5% to the ST, sir. In Karnataka, unfortunately, for the last 50 years, it is only 15% and 3% for the scheduled tribes, sir. Based on Shri Chandan Chauhan, yes sir, you made your point, sir. Chandan Chauhan ji. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र की मांग को सरकार से, आप सीधा डिमांड पे आ जाइए। जी मान्यवर, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेंशन भोगी और सेंट्रल ऑफिसर्स रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। वहाँ पे जनपद बिजनौर में और मुजफ्फरनगर में CGHS वेलनेस सेंटर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि CGHS वेलनेस सेंटर जल्द से जल्द खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुनील कुमार जी, सीधे मांग पे आ जाइए। महोदय, मैं सरकार का ध्यान माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन संख्या EUSQ 18/3/1777 का अब तक निष्पादन नहीं किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, 5 दिसंबर 2024 को अतारांकित प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के वैकल्पिक मार्ग के रूप में मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बगहा के शास्त्री नगर और उत्तर प्रदेश के बेलवनिया के बीच गंडक नदी पर पुल सड़क मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन DPR का निर्माण के लिए एजेंसी भी नियुक्त कर दी गई है, लेकिन अभी तक उस पर संसदीय क्षेत्र 18वीं लोकसभा की सांसद हूं और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि मेरे पिछले 70वीं लोकसभा और वर्तमान 18वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान आवंटित MP लाट फंड का महत्वपूर्ण हिस्सा अभी तक उपयोग नहीं हो पाया। महोदय, यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र में अति आवश्यक विकासात्मक कार्य और जनहित की परियोजनाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। सड़कों, सार्वजनिक सुविधा और बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों में अपनी मांग रख दीजिए। हो रही इस अत्यधिक देरी से क्षेत्र की जनता को घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक और कड़े निर्देश दे, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लंबित फंड का उपयोग तत्काल सुनिश्चित हो सके और सभी महत्वपूर्ण विकास। सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सीधी अपनी मांग रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चंदौसी, बिसौली, बदायूं, उसेती, कासगंज, कायमगंज में एक नई रेल की लाइन का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस पूरे 100 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पे भी जो आवाजाही के लिए जो यात्री हैं उनके पास निजी बस सेवा के अलावा कोई भी सुविधा बदायूं के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो मेरा अनुरोध बस आप सबसे ये होगा, सरकार का आपके माध्यम से सरकार से होगा कि इस योजना को तत्काल शुरू कराया जाए, ताकि बदायूं तथा आसपास के जिलों में कायमगंज तक के लोगों को आवाजाही की सुविधा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर सिंह जी। मैं आपके माध्यम से बहुत पुरानी मांग है कुछ रेलवे से संबंधित। एक तो हमारी बांद्रा चंडीगढ़ सुपरफास्ट को 22,451 और 22,452 को अटेली में ठहराव किया जाए। इसी प्रकार 22,471, 22,472 जो बीकानेर दिल्ली इंटरसिटी है, इसको सतनाड़ी में रोका जाए। और कनीना में 22,421 और 22,422 जो दिल्ली जोधपुर सालासर सुपरफास्ट है, उसका ठहराव हो। इसी प्रकार चरखी दादरी में 19,415 और 19,416 को जो साबरमती श्री माता वैष्णो देवी जाती है, वहाँ रोका जाए। भिवानी के अंदर चम्बन 424 और 14,732 तक से भिवानी जाती है, उसका भिवानी जंक्शन में ठहराव किया जाए। शोभा बचाव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी माझ्या धुळे लोकसभा मतदारसंघातील एका अत्यंत गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छिते। गेल्या अनेक वर्षापासून माझ्या
मतदारसंघातील धुळे आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या हद्दीत अवैध उत्खननाच्या कारवाया सुरू आहेत. इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सच्या अहवालामध्येही गेल्या 5-6 वर्षात धुळे आणि मालेगाव परिसरातील अवैध उत्खननाच्या कारवाईंची नोंद करण्यात आली आहे. असे असूनही या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोणताही प्रभावी किंवा कायमस्वरूपी कारवाई अद्याप तो करण्यात आलेली नाही. मी हा विषय संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास अनेक वेळा आणून दिला, परंतु त्यांनी केवळ तात्पुरती कारवाई करून पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण केली. मी आपल्या माध्यमातून धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कल एक बहुत ही संगीन घटना हुई है जहां पर लोकतंत्र का दमन हुआ है। पश्चिम बंगाल के मालदा एरिया में वहां पर एसआईआर करने के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स गए थे उसको रूलिंग डिस्पेंसेशन के यानी टीएमसी के सरकार के लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स को कन्फाइन कर रखा घंटों तक, खास करके महिला ऑफिसर्स को। अध्यक्ष जी, आज इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी करी है, ये ऑब्जर्वेशन दी है that this is a complete breakdown of law and order। मेरी मांग है इस सदन से कि हम एक क्लियर मैसेज दें और केंद्र सरकार से मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि इस प्रकार के अराजकता पश्चिम बंगाल में हमें स्वीकार नहीं है। एसआईआर अध्यक्ष जी एक राजनीतिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। धन्यवाद। माननीय श्री आप 15 सेकंड में आप आपकी मांग रखिए। सीधा आप मांग में आ जाइए। सर, हे जो या अवैध ज्या कारवाया आहेत उत्खननाच्या त्या तातडीने थांबवण्यात यावा अशी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करते। माननीय श्री बोबुला जी। जनाब स्पीकर साहब महोदय, मैं आपके तवज्जुह से सरकार से ये मांग रखना चाहता हूं कि मैं जिस ज़िले से मुंतखब होकर आया हूं, रामपुर ज़िला एक ऐतिहासिक और तारीख़ी ज़िला है, मगर अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ हिफ्ज़ान सेहत के लिए, हेल्थ केयर के लिए कोई एक अस्पताल तक नहीं है जिसमें सारी सुविधाएं हों। मैंने पिछले स्तर में भी आप अपनी मांग रखी, आपके जरिए से ये मांग की थी सरकार से कि वहां एम्स खोला जाए। बड़ा स्टेट है ये उत्तर प्रदेश, और रामपुर जिला मुरादाबाद की एमपी बैठी हैं और संभल के एमपी साहब बैठे हैं, इनकी भी डिमांड यही है कि रामपुर में एम्स खोला जाए। जरूरत है इस बात की, इसको पूरा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान मेरे इलाके में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में दो गुफा है, एक जोगेश्वरी गुफा, एक अंधेरी गुफा। ये दोनों गुफा जो है उसकी कनेक्टिविटी है, और उस कनेक्टिविटी के लिए जो है मैं परसों गया था आगरा का किला और ताजमहल देखने के लिए, तो एएसआई डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनंती करता हूं कि वो वहां भेंट दे और उसका डेवलपमेंट कैसा करना है उसके ऊपर विचार करें। ये अपने माध्यम से उनको विनंती करना चाहता हूं। विष्णुपद राय जी। अंडमान निकोबार के कैंपबेल बे में, ग्रेट निकोबार में माननीय मोदी जी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। मैं आग्रह करता हूं आपको उधर में जो वहाँ लोग सेटलमेंट किया गया उनका जमीन का कीमत लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 मुताबिक 1.5 करोड़ रुपया पर हेक्टेयर दिया जाए, ये एक्ट में लिखा हुआ है। साथ साथ में फल का, सुपारी पेड़, नारियल पेड़ का अच्छा कीमत दिया जाए। साथ साथ में जमीन जो दिया जाए एक्ट में है लैंड फॉर लैंड, जो जीएमआर मेडिकल बीएमआर को एयरपोर्ट में दिया था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कैंपबेल में माननीय मोदी जी जो बन रहा है जीएनएल प्रोजेक्ट्स, अगला भारत का विश्व का मान में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हमको अच्छा है, हमको हमारे अधिकार को कान ली। माननीय श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। हनुमान जयंती की बधाई देता हुआ मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के विधानसभा क्षेत्र हरगांव और धौरहरा में हर साल जो बाढ़ की विभीषिका आती है,
हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, हर वर्ष उजड़ते और बसते हैं। 2001 से 2009 के बीच में एक बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई जो शारदा नगर से ऐरा से अंबरपुर, जालिम नगर से अंबरपुर तक, जहां मांग ये देखिए उसमें गैप छूटा हुआ है, उस गैप को पूरा किया जाए और ऐरा पुल से तंबौर तक एक नया पुल बनाया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं, जिससे बाढ़ की विभीषिका से हमारे क्षेत्र को निजात मिल सके। आपने समय दिया, धन्यवाद। डॉक्टर शिवाजी कलगेन जी। डॉक्टर शिवाजी कलगेन जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन से आता हूं और मराठवाड़ा बहुत ही पिछड़ा एरिया है। इस पिछड़े हुए एरिया के विकास के लिए 1994 में मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल स्थापन किया गया था, जिसका उद्देश्य सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क तथा इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि बुनियादी क्षेत्रों का विकास का बैकलॉग भर सके। लेकिन 2020 से इसका काम बंद है। मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल का पुनर्जीवन करके मराठवाड़ा रीजन के बैकलॉग भरने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा सरकार करे, ऐसी मांग आपके माध्यम से करता हूं। आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर के किसानों और पशुपालकों की महत्वपूर्ण समस्याओं एवं क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जबलपुर क्षेत्र मटर उत्पादन का एक विशाल केंद्र है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मटर को जबलपुर के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 55 से 60 हजार टन मटर का उत्पादन होता है। अतः मैं मांग करता हूं कि जबलपुर में सफल का एक स्थायी और नियमित खरीदी केंद्र तत्काल खोला जाए, ताकि क्षेत्र के हजारों किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, जबलपुर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी है, जहां प्रतिदिन लगभग 3 लाख लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण इस क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। यदि जबलपुर में मदर डेयरी की फूड एवं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाती है तो इससे न केवल संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अतः मेरा आग्रह है कि जनहित और किसान कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इन दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बोलिएगा प्लीज। आपके माध्यम से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को मांग करना चाहूंगा। आप बोल रहे हैं मांगे रखो, लेकिन 2 साल में एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई साहब। हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी बच्चे हैं उसके लिए एक भी ग्राउंड नहीं है साहब। पिछले खासदार ने 17वीं लोकसभा में वहां पे 50 करोड़ रुपए ग्राउंड के लिए उन्होंने सरकार से मांगा था। अरे वो बीजेपी के थे, वो भी मांग पूरी नहीं हुई साहब। मैं आपके माध्यम से हमारे प्रभावशाली गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी को मांग करता हूं कि ये डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र के लिए जहां बच्चों का विकास हो सके वो मांग करता हूं। और मैं एक और मांग करता हूं कि हमारी जो स्थानिक निधि है सांसद लोगों की वो 30 करोड़ रुपए की जाए। आनंद कुमार जी। मांग आपके माध्यम से। आनंद कुमार जी। आप बोलिएगा, आप प्लीज आप बोलिएगा। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग का प्रभाव विशेष रूप से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। इस कोमल आयु में बच्चे अभी सही गलत का पूर्ण रूप से विवेक नहीं कर पाते, जिसके कारण वे भ्रामक सूचनाओं, डीप फेक कंटेंट, साइबर बुलिंग और अनुचित सामग्री के प्रभाव में आ जाते हैं। आप अपनी मांग रखिएगा प्लीज। इस विषय में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को विनियमित करने अथवा उपयुक्त प्रतिबंध लगाने, प्रभावी आयु सत्यापन व्यवस्था लागू करने तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश लाने पर सरकार गंभीरता से विचार करे। अप्पा बरने जी। माननीय सभापति महोदय, आज देश भर की नदियाँ का हालत अगर देखा जाए तो सभी नदियों का पानी खराब हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र में पवना नदी है और पवना नदी रिवर डेवलपमेंट फंड के बारे में राज्य सरकार से
केंद्र सरकार को प्रस्ताव आए हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। अगर केंद्र सरकार रिवर डेवलपमेंट फंड के तहत पवना नदी सुधार प्रकल्प को मंजूरी दी जाती तो पूरी तरह से नदी जहाँ से आती है वो पूरी तरह से साफ सुथरी होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी पवना रिवर फंड के लिए मंजूरी दी जाए। चलिए। धन्यवाद। अल्फ्रेड आर्थर अब बिल लाएंगे भाई, बहुत हो गया। नहीं बहुत हो गया। स्पीकर सर ना नहीं। Speaker sir, thank you for giving me time today. Sir, on the 13th of February 2025, my state Manipur as well as this house was given a huge sigh of relief when President's rule was imposed, and we indeed hoped that peace would prevail in the state. Sir, again on the 4th of February 2026, the President's rule was revoked and a popular government was allowed to be formed. Sir, as you know, the earlier conflict was between the general Meitei community and the tribal Kuki community. Today, sir, the conflict is spreading to the hills of Manipur between the tribal community. Already there are 7-8 deaths. Sir, I wish to express my anguish before this House and this nation. Sir, the hope in this nation is, I hope I'm not wrong when I say that the people of this nation have a right to hope that peace indeed will prevail. But that cannot be at the expense of justice, sir. So today, before this august House, before this nation, I place this plea. Please stop this conflict in the hills, or it will be the sole blame of the union government and the state government. For this reason, sir, I beseech this union government through your honorable chair to please bring back normalcy to my state and justice. नियम 377 के अधीन मामले की उठाने की अनुमति दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं।